नमस्कार बच्चों, पीपल इस पाठ में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम तीसरे इस पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक 14 पढ़ने जा रहे, जिसका यह सेशन क्रमांक दूसरा है। इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि कवि ने यहाँ पर प्रकृति का अत्यंत मनोरम ऐसा वर्णन किया है। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें पीपल इस वृक्ष का वर्णन करते हुए पेड़ों का और वृक्ष का महत्व बताया है। चलिए अब सब लोग पाठ्य पुस्तक निकाल लेंगे। कविता के अगले पंक्तियों को हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो बच्चों, इसके पहले सेशन में हमने देखा था कि वन प्रदेश अर्थात जंगल में ऊपर नीचे नीले आकाश के नीचे धरती पर कहीं नदी तो कहीं झील बह रही है, जामुन आदि के वृक्ष है, उसके साथ विविध प्रकार के पेड़ है, झील में लाल लाल कमल खिले हैं, जिससे कि वन के प्रदेश की शोभा बहुत ही मनोरम हो रही है। कविता के अगले पंक्तियों को हम समझेंगे। तब तब कोमल पल्लव हिलडुल गाते सरस मरमर मंजुल, लख लख सुन सुन विभल बुलबुल, बुलबुल गाती रहती चह चह सरिता गाती रहती, भह भह पत्ते हिलते रहते रह रह, जितने भी है इसमें कोटर सब पंछी गिलहरियों के घर, संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल, कर समेत किरणें उज्जवल। देखिए, इस कविता को जो हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें हमें कुछ शब्द, एक ही शब्द दो बार इसका प्रयोग किया है, तो इसे हम शब्द युग्म कहते हैं। जैसे कि युग युग, नील नील, उसके बाद झरझर, बूंद बूंद, तीर तीर, कल कल छल छल, ढल 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 ढल, गोल गोल, डोल डोल, चुन चुन, जब जब, तब तब, सुन सुन, लख लख, बह बह, रह रह, ये सब क्या है? शब्द युग्म है। एक ही शब्द को दो बार प्रयोग करते हैं, तब इसे हम शब्द युग्म कहते हैं। अब कविता में उसका उपयोग क्यों किया जाता है कि कवि को जो बात कहनी है उसका असर ज्यादा पड़े, इसलिए कविता में या कहीं गद्य या पद्य में इस प्रकार के शब्दों को दो बार उपयोग किया जाता है। अब तक हमने देखा कि कविता में कवि ने प्रकृति का मनोरम वर्णन करते हुए पीपल वृक्ष का महत्व बताते हुए कहा है कि यह जो वृक्ष है युगों युगों से संसार में, इस जग में अटल और अचल है, स्थिर है। चाहे कोई भी मौसम आए, वर्षा आए, झंझावत आए, तेज बारिश हो या तेज सूरज की प्रखर किरणें, इसको सहते हुए वह इस संसार की रक्षा करते हुए अपने स्थान पर अडिग है। अब यहाँ पर अगर हम देखे जाए तो वृक्षों के द्वारा मनुष्य को बहुत उपयोग होते हैं। इसके उपयोगों को हम एक एक करके चर्चा करते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर कवि ने न केवल सजीवों में मनुष्यों को ही बल्कि पशु पक्षियों को भी इसका किस प्रकार से उपयोग होता है कि जैसे कि सजीवों को ऑक्सीजन लेने के लिए जिस वायु की आवश्यकता होती है वह हमें पेड़ों के द्वारा, वृक्षों के द्वारा मिलते हैं, क्योंकि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वास के द्वारा हम हमारे शरीर से सजीव अधिकतर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो वृक्ष जो होते हैं ऑक्सीजन वायु छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, सजीवों को ऑक्सीजन की पर्याप्त जो मात्रा होती है वो वृक्षों के द्वारा मिलते हैं। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पर्यावरण को दूषित होने से ऑक्सीजन का प्रमाण संतुलित रखने में वृक्ष हमारी सहायता करते हैं। लेकिन आज मनुष्य ने क्या किया है, अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों को तोड़ डाला है, जंगलों का नाश कर दिया है। इस कारण आज मनुष्य क्या कौन कौन सी समस्याओं को झेल रहे हैं हम देख रहे हैं। तो निसर्ग चक्रों को हमने बदल दिया। वृक्षों के कारण बरसात ऋतु बहुत समय पर होती थी और अधिक मात्रा में बरसात का पानी होता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कौन से भी ऋतु में बरसात हो रही है। इसके साथ साथ अब देखिए, हम कोविड-19 में ऑक्सीजन की जो कमतरता है, अगर देखा जाए अगर वृक्ष होते तो हमें इस ऑक्सीजन की आवश्यकता ही नहीं होती। वृक्ष तो हमें मुफ्त में हमारे जीवन दान दे रहे हैं हमें, लेकिन आज हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की क्या कीमत है। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो किस प्रकार से ऑक्सीजन के लिए हमें जूझना पड़ता है। तो इस प्रकार से वृक्षों को हमें तो कई सारे उपयोग है, लेकिन सजीवों के लिए अत्यावश्यक जो वायु होता है ऑक्सीजन वह देता है पेड़ों के द्वारा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो हमारे
जीवन में वृक्षों का कितना महत्व है। वो कड़ी धूप में हमें छाया देते हैं, इसके साथ साथ फल फूल देते हैं, उसके पत्तों टहनियों के द्वारा या फिर पत्तियां, ये सारे उसके अंग प्रत्यंग अंग हमें महत्वपूर्ण होते हैं। उसके द्वारा बहुत सारे फर्नीचर बनाए जाते हैं, ईंधन के लिए इसका उपयोग होता है। एक तो बहुत सारे इसके अलावा पंछी जो होते हैं उनका निवास स्थान कहाँ पर होते हैं, वृक्ष पर होते हैं। और ऐसे मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जब जंगल को नष्ट कर दिया, पेड़ों को नष्ट कर दिया, तो उस पर रहने वाले जो पंछी होते हैं उनका निवास स्थान हमने छीन लिया है। और इसी कारण आज हम देखते हैं कि पंछियों की भी कमतरता हमें दिखाई देती है। उसके साथ साथ जंगल को नष्ट करने के कारण जंगल में रहने वाले जो वन्य जीव होते हैं, जो जंगली प्राणी होते हैं, उनको हमने क्या कर दिया है, बेघर कर दिया है। इसीलिए उनका घर हमने छीन लिया है। इसी कारण हम देखते हैं कि आज जंगली पशु मनुष्य के बस्ती में आकर उन पर आक्रमण कर रहे हैं। क्यों आक्रमण कर रहे हैं? क्योंकि हमने उनके निवास स्थान पर आक्रमण किया है। यह तो आप लोग सब सामान्य बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब हम कविता की तरफ आते हैं। तब तब कोमल पल्लव हिल डुल गाते, सरस मरमर मंजुल। अब देखिए यहाँ पर जो पेड़ पौधों पर जो पंछी आते हैं वह किस प्रकार से अपने जीवन के द्वारा सारे निसर्ग को, प्रकृति को सुंदरता देते हैं और मनुष्यों को आनंद विभोर करते हैं। कि जो पेड़ों के जो कोमल पत्तियां होती है, कोमल पल्लव होते हैं, वह क्या होते हैं, हवा के कारण हिलते डुलते हैं। लेकिन जब वृक्षों पर जो ये पंछी बैठते हैं तो उनके मंजूर आवाज से, जैसे कि यहाँ पर बुलबुल का वर्णन किया गया है कि बुलबुल क्या करती है, बुलबुल कब अपने गीतों को गाती है, जब वर्षा ऋतु आती है तो वर्षा ऋतु का जो मनोरम वातावरण होता है उससे बुलबुल खुश हो जाती है और वो अपने मधुर मंजूर गीत सुनाती है और वह हमारे कानों पर आते हैं। तो इस प्रकार से बुलबुल जो है विफल होकर वो अपनी व्यथा भी हमें बताती है, लेकिन हमें मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने स्वार्थ के सामने उसे इन बुलबुल जैसे पंछियों की व्यथाओं को हम पता नहीं चल पाता है। बुलबुल गाती रहती छह छह सरिता, गाती रहती बह। तो देखो बुलबुल गीत गाती है और सरिता अर्थात नदी बहती है और वृक्षों के इर्द गिर्द से वह झरना पहाड़ों से गुजरती हुई मैदानों पर आती है, धरती पर आती है और उसके नदियों के इर्द गिर्द जो पेड़ पौधे होते हैं उनके बीच में से वह सरिता मार्ग निकालते हुए, नदी मार्ग निकालते हुए बहती रहती है। पत्ते हिलते रहते रह जितने भी है इसमें कोटर, सब पंछी गिलहर के घर। अब देखिए वृक्ष का अंग प्रत्यंग न केवल मानव को ही उपयोगी है बल्कि पशु पक्षी और छोटे छोटे उस पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी किस प्रकार से वह उपकार करती है, इसका वर्णन किया है कि केवल पत्ते हिलते रहते हैं और उसके साथ साथ जितने भी है इसके कोटर, सब पंछी गिलहरों के घर। तो देखो अभी पंछियों के घर, पशु पक्षियों के घर भी अलग अलग होते हैं, तो पंछियों के घोंसला होते हैं। उसी प्रकार देखो बड़े वृक्ष के अंदर है ना छेद बनाकर गिलहरी जैसे प्राणी जीव जंतु अपना घर, अपना निवास स्थान उसके ऊपर बनाते हैं। संध्या को अब दिन जाता ढल, सूरज चलते हैं अस्ताचल। अस्ताचल अर्थात सूर्योदय, सूर्यास्त होना। हाँ, तो संध्या के समय जब सूर्य का अस्त होता है तो दिन ढल जाता है और संध्या के समय पर कर समेट किरणें उज्जवल। तो सूरज क्या करते हैं, अपने सूर्यास्त होने पर सारे अपने किरणों को अपने अंदर खींच लेता है और इस प्रकार संध्या काल का वातावरण होता है। तो उसका वर्णन, उसका भी देखो जो वातावरण होता है वह बहुत ही अलग होता है। जो पंछी यहाँ वहाँ घूमने जाते हैं तो वह अपने निवास स्थान पर फिर से आ जाते हैं। हो जाता है सुनसान, लोग चल पड़ते हैं घर को, चील पोक अंधियाली संध्या को विलोम। अब देखिए जैसे कि मनुष्य भी देखो दिन भर काम करते हैं और संध्या का समय हो जाता है तो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। तो इसी प्रकार देखो चील है, कोक है, वह भी उनको भी पता चल, अभी अंधियारे में कुछ जीव जंतु होते हैं वो दिन के उजाले में बाहर आते हैं, तो कुछ जीव जंतु देखो रात के अंधेरे में उनका संसार में वो उनका संसार कब होता है, रात के अंधेरे में होते हैं। तो ऐसे चील या कोक जैसे जीव जंतु होते हैं वो रात के अंधेरे में उनका वन्य जीवन शुरू हो जाता है, वन में, जंगल में। भर जाता है कोटर कोटर, भर जाते हैं पत्तों के घर, घर में आती नींद उतरकर, निद्रा में
भर चाहता कोटर कोटर भर चाहते हैं पत्तों के घर, घर घर में आती नींद, उतर निद्रा में होता प्रभात, कट जाती इस तरह रात, फिर वही बात रे वही बात, इस वसुधा का यह वन्य प्रांत है दूर अलग एकांत शांत। अब देखिए जंगल जो होता है वो मनुष्य बस्ती से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा दूर होता है, लेकिन उसका वातावरण इतना मनोरम होता है। इसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि सूर्यास्त होने के बाद भी वहां पर देखो किस प्रकार से शांतता छा जाती है। तो जिस प्रकार से मनुष्य के जीवन में संध्या के बाद रात आती है और वह अपने सारे काम काजों को सिमट कर बंद करके आराम की नींद लेता है, उसी प्रकार से जंगल के भी वातावरण वैसे होती है। वहां पर जो जीव जंतु होते हैं वो भी रात के अंधेरे में शांत हो जाते हैं और आराम करते हैं। निद्रा में होता है प्रभात, कट जाती है इस तरह रात। तो देखो उनकी भी रात इसी प्रकार से कट जाती है। फिर अब देखिए जिस प्रकार से रात के बाद सुबह होना है, सुबह के बाद फिर से रात होना है, उसी प्रकार से वसुधा का धरती पर यह वन्य प्रांत जो है वो शांत हो जाता है। लेकिन यह कैसा है, एकांत है, अलग है, शांत है, तो मनुष्य के जीवन से वह अलग है। हे खड़े यहाँ पर शाल बांस चौपाए चलते नरम घास, निर्जर सरिता के आसपास। अब देखिए यहाँ पर शाल और बांस बड़े बड़े वृक्षों के नाम है। तो अब देखिए जंगल में कितने सारे वृक्षों के बारे में कवि ने हमें यहाँ पर परिचित कराया है कि ऐसे कुछ वृक्ष उनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा। अब देखिए हर वृक्ष के, हर पेड़ों की अलग अलग विशेषताएं होती है। कुछ पेड़ जो होते हैं वो औषधि पेड़ भी होते हैं, वन औषधि पेड़ भी होते हैं। जैसे कि पीपल का वृक्ष जो है वह भी बहुत औषधि माना जाता है। नीम का वृक्ष है वह भी बहुत औषधि माना जाता है। अगर आप सर्च करेंगे आपको पता भी होगा कि तुलसी जैसी वृक्ष है, पौधे होते वो उसका भी हमें कितने सारे औषधियां हैं। तो ऐसे बहुत सारे औषधि वनस्पतियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, जिसके द्वारा हम मनुष्य को उसकी सहायता होती है। अब देखिए अगर हम देखा जाए तो नीम वृक्ष को अगर देखा जाए तो उसके हम टहनी के द्वारा हम दातुन साफ करने के लिए दातुन के रूप में भी उसका प्रयोग करते हैं। मतलब हर वृक्ष के कुछ ना कुछ उपयोग होते हैं, चाहे वो शाल हो, बांस हो, बड़े बड़े वृक्ष होते हैं। चौपाए चढ़ते नरम घास, चौपाए का अर्थ क्या होता है, चार पाए वाले जो जानवर होते हैं उन्हें चौपाए कहते हैं। तो अब देखिए जंगल में जो नरम घास होती है वह कौन खाते हैं, जानवर, जंगली जानवर खाते हैं। निर्जर सरिता के आसपास, और इस प्रकार जंगल में आसपास हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सरिता, नदी और झरने झरते हुए दिखाई दे रहे। रजनी भर को रो रो कर चकोर कर देता है, रोज भोर नाचा करते हैं जहां। अब रजनी, रजनी का अर्थ क्या होता है, अंधेरा, रात, रात को हम रजनी कहते हैं। तो जिस प्रकार से देखो दिन के उजाले में कुछ पशु पक्षी अपना जीवन का आरंभ करते हैं, उसी प्रकार कुछ पशु पक्षी जीव जंतु जो होते हैं वो रात के अंधेरे में अपना जीवन आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर रजनी में क्या करता है, चकोर पक्षी अपना रो रो के अपने दुख को, अपने मन को व्यक्त करता है और इसी प्रकार से कर देता है। रोज भोर नाचा करता है जहाँ मोर, भोर, भोर का अर्थ होता है सुबह। सुबह में क्या करता है, जैसे सुबह होता है, बरसात की ऋतु आती है, जंगल में सुबह का आगमन हो जाता है तो मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगता है। हे वहां वल्लरी का बंधन, बंधन क्या, वह तो आलिंगन, आलिंगन भी चिर आलिंगन। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि वन प्रदेश में, जंगली प्रदेश में जो ऊंचे ऊंचे शाल वृक्ष है, बांस वृक्ष है, वैसे ही चौपाया को चरने के लिए चार पाए वाले जो जानवर होते हैं उनको चरने के लिए नरम घास भी दिखाई दे रहे हैं। तो जंगल में सारे हैं, ऊंचे पेड़ है, वैसे नरम घास भी दिखाई देते हैं। वन प्रदेश में नदी और झरने हैं, रात के चकोर की आवाज है तो दिन में मोर का नाच या नृत्य भी रहता है। ये वल्लरी, वल्लरी अर्थात लता, वल्लरी का अर्थ क्या होता है, लता। हे वहां वल्लरी का बंधन, बंधन क्या, तो वह आलिंगन, आलिंगन फिर भी चिर आलिंगन। अब देखिए वल्लरी लताएं जो होते हैं वह अधिकतर बड़े बड़े वृक्षों को आलिंगन देते हुए दिखाई देते हैं। बुझती पथिकों की जहाँ प्यास, निद्रा लग जाती है अनायास है, वही सदा इसका निवास। तो देखो जो पथिक होते हैं, कविता के अंतिम पंक्ति में कवि कहते हैं कि जब पथिक पीपल के पेड़ के नीचे आता है तो अनायास ही उसे नींद आने लगती है। तो बच्चों यहाँ पर यह कविता खत्म होती है, लेकिन इस कविता के माध्यम से हमें वृक्ष के महत्व को बताया गया है।